सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम संज्ञा की परिभाषा, भेद, उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में राजीव गांधी, अटल बिहारी, आज़ाद, प्रेमचंद, आपका नाम, जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं सब संज्ञा कहलाती है। दूसरा वस्तु, पुस्तक, चांदी, पानी, तराजू, प्लेट, कलम, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी संज्ञाएं। स्थान, अयोध्या, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, देहरादून, सारे स्थान संज्ञा कहलाते हैं। प्राणी, सांप, घोड़ा, चीता, भालू, कुत्ता, चिड़िया आदि सारे जितने भी प्राणी हैं वो भी संज्ञाई हैं। भाव, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, मुस्कुराहट, शत्रुता, ये सारे जितने भी भाव हैं वो भी संज्ञाई हैं। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है मोहन खेल रहा है। मोहन खेल रहा है। मोहन एक व्यक्ति है। दूसरा वाक्य है लाल किला दिल्ली में स्थित है। दिल्ली एक स्थान है। राधा पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक एक वस्तु है। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापा एक भाव है। अब आपको ठीक से समझ में आ गई संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब हम पहला भेद संज्ञा का पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक दे रखा है तो केवल व्यक्ति ही नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध होगा या किसी विशेष वस्तु का या विशेष स्थान का बोध होता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। जो प्रेमचंद हैं वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास था गोदान था। उन्होंने उपन्यास गोदान पुस्तक में लिखा। तो ये पुस्तक जो है वो विशेष वस्तु हो गई। ठीक है, यहाँ पर गोदान पुस्तक का नाम दे रखा है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। दूसरा वाक्य है वह राजस्थान में रहता है। राजस्थान भारत का एक राज्य है। यहाँ पर राजस्थान एक स्थान, विशेष स्थान है, इसीलिए राजस्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। तीसरा वाक्य है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति है। आपको पता है ये भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। ठीक है, इसलिए सचिन तेंदुलकर विशेष व्यक्ति हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। अब संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध होता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में बोध न होकर उसकी पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं। यहाँ पे जो खेल शब्द है हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो खेल शब्द सारे खेलों का एक वो है। ठीक है, इसलिए जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए खेल शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। गाय का दूध अच्छा होता है। यहाँ पर गाय एक जातिवाचक संज्ञा है।
गाय, आपको पता यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है कि कौन सी गाय है, नील गाय है या लाल गाय है या सफ़ेद गाय है, हरियाणवी गाय है। यहाँ पर नाम नहीं, विशेष नाम नहीं दे रखा है, केवल गाय जानवरों की एक जाति है गाय, उनका नाम दिया गया है, इसलिए यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है फूल खिल रहे हैं। फूल भी यहाँ पर हमें किसी विशेष फूल का नाम नहीं दिया गया है, केवल फूल खिल रहे हैं, तो फूल जो शब्द है वो भी जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत जाएगा। ठीक है। अब है जातिवाचक संज्ञा को भी दो भेदों में बांटा गया है। पहला है समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पहला समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। देखिए परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध हो, हमें पता चले कि यहाँ पर शब्द तो एक दिया होगा तो हमें समूह का बोध होगा उन शब्दों में। देखिए कैसे, नेताजी के सम्मान में एक सभा आयोजित की गई। अब यहाँ पे सभा शब्द दे रखा है, तो सभा में आपको सीधा लग रहा है कि सभा बोला गया तो सभा में एक जना तो नहीं बैठा होगा, वहाँ पर बहुत सारे होंगे, इसीलिए उस शब्द को सभा कहा गया, इसीलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा है मेज़ पर किताबों का बंडल रखा हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारी किताबों का बंडल एक जगह पर एकत्रित किया गया है तो उसे बंडल कहा गया है। ठीक है, एक शब्द दिया गया इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है। अब दूसरा भेद है जातिवाचक का द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध होता है। देखिए, संदूक लोहे से बनी हुई है। लोहा एक धातु है। ठीक है, तो लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। राधा ने 5 लीटर दूध खरीदा। दूध भी क्या है, एक द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य है, तो यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। सबसे अधिक बाजरा राजस्थान में पैदा होता है। बाजरा एक पदार्थ है। ठीक है, तो यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। अब संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे इस पहाड़ की ऊंचाई अधिक है। यहाँ पर ऊंचाई में हमें दशा का बोध हो रहा है। चाय में मिठास अधिक है। जो मिठास है वह उसका गुण बताया जा रहा है, इसलिए इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में जैसे मित्रता, शत्रुता, पशुता, मनुष्यता, व्यक्तित्व, ये सारे, लड़कपन, बुढ़ापा, सारे ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते। आशा करती हूँ आप सबको संज्ञा ठीक से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।